कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। हम जो सुप्रीम कोर्ट के लेक्चर को शुरू करा था उसे अब हम आगे लेकर चलते हैं। जो हमने शब्दावली देखी थी वो शब्दावली को थोड़ा सा याद रखिएगा, आगे आपकी लाइफ में भी इसका उपयोग होगा। जब आप अधिकारी बनोगे तो आपको सीआरपीसी, आईपीसी जो मामले रहते हैं उसको समझने में कहीं ना कहीं आपको आसानी होगी। तो हम वहां तक के जो पहुंच गए थे, अब वहां से हम थोड़ी सी बातों को आगे लेकर चलते हैं और आगे आपको बताते हैं कि हाई कोर्ट जो है, हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट तो उसके बाद देखना, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके विषय में हमें पढ़ना है। और सुप्रीम कोर्ट के विषय में जब पढ़ना था तो हमने छोटा सा इतिहास आपको बताने की कोशिश की। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्णन है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के विषय में जो बताया गया है, वो भाग पांच में जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक के पूरी की पूरी बातें हमारे सुप्रीम कोर्ट के विषय में बता दी गई। हम एक एक आर्टिकल वाइज भी पढ़ लेंगे और आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन क्या है, पूरी जो बातें हैं उसको भी देखेंगे। इसमें जो बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट हमारा सर्वोच्च न्यायालय है और हमारी न्यायिक व्यवस्था की खास विशेषता क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता क्या है, हमारी न्यायिक व्यवस्था एकहरी है। मतलब हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, उसके बाद में हाई कोर्ट है, उसके बाद अधीनस्थ कोर्ट है। पर अगर हम देखें एक संघीय देश में जहां पर दोहरी व्यवस्था होती है, स्टेट बॉडी और सेंट्रल बॉडी दोनों होती है, वहां पर जो कोर्ट होते हैं वो भी दोहरी स्थिति के होते हैं। एक सेंट्रल होता है और एक आपका स्टेट वाला कोर्ट। जैसे अमेरिका में जो है वहां पर स्टेट का कोर्ट अलग है, सेंट्रल का कोर्ट अलग है, और स्टेट का जो कोर्ट है वहां पर स्टेट के द्वारा बनाए गए कानूनों के उल्लंघन पर ही स्टेट वाला सुनवाई करेगा, और अदर स्टेट वाला उस स्टेट में जो चल रही है, मामले जो चल रहे हैं वो उन्हीं मामलों की सुनवाई करेगा जो वहां पर कानूनन जुर्म माने जाते थे। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। अधीनस्थ कोर्ट के कुछ मामले वो स्टेट में आ सकते हैं, हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से कुछ अपीली मामले कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा उसे हाई कोर्ट को, अधीनस्थ कोर्ट को मानना जरूरी है। ये आपने अभी कोविड के मामलों में भी आपने देखा होगा, जब कोविड के जो विभिन्न केसेस थे वो अलग अलग हाई कोर्ट में जब चल रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट थी कि उन मामलों को अपने पास में लेने से हाई कोर्ट्स बचे जो मामले सुप्रीम कोर्ट में पहले से चल रहे हैं। तो एक प्रकार से हमारे यहाँ पर एक ही न्यायिक व्यवस्था है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की एक विशेषता भी है। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो सर्वोच्च है, याद रखिएगा, सर्वोच्च है। और सर्वोच्च होने के नाते ये सभी मामलों को देखता है। पर पहले ऐसे नहीं था, पहले मामला अलग था। 1935 का भारत शासन अधिनियम जो था, जिसके तहत हमारे यहाँ पर संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। कौन से न्यायालय की? संघीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी इस एक्ट के तहत, उस एक्ट के तहत जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, हमें वही न्यायालय दिखाई देता है आगे 28 जनवरी 1950 को स्थापित होते हुए। पर जो ये संघीय न्यायालय था ये आगे 28 जनवरी को बन गया सुप्रीम कोर्ट। पर जब संघीय न्यायालय था तो उस समय में यदि ये न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है तो व्यक्ति को ये अधिकार था कि वो लंदन स्थित जो प्रीवी काउंसिल थी, जो 12-13 जजों की बेंच थी, जिसे लॉर्ड्स के नाम से जाना जाता था, वहां पर कोई हाई कोर्ट नहीं है, कोई सर्वोच्च न्यायालय नहीं है लंदन में, मतलब ब्रिटेन में कोई सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के कुछ
जाने माने जो कानूनी विशेषज्ञ रहते हैं उनकी ही बेंच रहती है, जिसे हम प्रिवी काउंसिल कहते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति संघीय न्यायालय के मामले के निर्णय से यदि दुखी होता था तो वो अपील कर सकता था प्रिवी काउंसिल में। पर जब 28 जनवरी 1950 को जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो अंतिम अपील करने का जो अधिकार पहले प्रिवी काउंसिल को था वो 28 जनवरी के बाद में अब किसको मिल गया? सुप्रीम कोर्ट को मिल गया। इस प्रकार से 28 जनवरी 1949 को हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। अब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में हमने आपको बताने की कोशिश की। अब आपको हम आगे बताते हैं कि आर्टिकल 124 जो है एक बड़ा आर्टिकल है, उसमें बहुत सारी बातों को बताया गया है। हम उसमें आपको कुछ बातों को बताने की कोशिश करते हैं। पहला जो है आर्टिकल 124 को बताते हम ये बताते हैं कि आर्टिकल 124 जो सुप्रीम कोर्ट के विषय में बताता है उसमें सीधे सीधे 124 का फर्स्ट ये कहता है, आर्टिकल 124 का फर्स्ट ये कहता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के विषय में कहता है, जिसकी स्थापना अभी हमने आपको बताई कि 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना कर दी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साथ में ये भी बताता है, स्थापना के साथ में ये भी बताता है कि न्यायाधीशों की संख्या क्या होगी, न्यायाधीशों की संख्या क्या होगी। अब बेंच क्या होती है हमने आपको बताया। तो ये दो बातों को आर्टिकल 24 का 1 बताता है। न्यायाधीशों की जो संख्या है, अगर हम वर्तमान में अगर न्यायाधीशों की संख्या को ले, वर्तमान में, प्रेजेंट में, है ना, वर्तमान में यदि हम न्यायाधीशों की संख्या को ले तो ये 33 + 1 है। ये जो 1 है ये है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या होता है हम सब के बारे में आपको चर्चा करेंगे, समय आने दो बस। पर जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तब न्यायाधीशों की संख्या ऐसी नहीं थी। 2008 मतलब ये है जो चेंज हुआ 2019 में हुआ, 2008-9 में ये न्यायाधीशों की जो संख्या थी वो 30 + 1 थी। मतलब कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 31। इस बात को याद रखिएगा। इसके पहले 1986 में फिर चेंज किया, 25 न्यायाधीश + 1। 1977 में फिर चेंज किया, 17 + 1। ऐसे करके न्यायाधीशों की संख्या जो थी हमेशा चेंज होते चली गई। जैसे पहले अगर हम बात करें तो 1958, सॉरी 1956, 1960, इसके पहले 1960 में भी न्यायाधीशों की संख्या थी 13 + 1। 1956 आता है, 1956 उस समय में 10 + 1। और जब बना था 1950 तो उस समय में थी 7 + 1। ये न्यायाधीशों की संख्या थी। ये चेंज होते गई, पहले 7 थी, फिर 10 हुई, फिर 13 हुई, फिर 17 हुई, फिर 25 हुई, फिर 30 हुई, फिर 31 हुई। सब में एक एक जोड़ते चलिएगा। अब ये जो न्यायाधीशों की संख्या है ये आर्टिकल 124 का 1 बता देता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब ये याद रखिएगा, इनकी जो संख्या रहती है इसको बढ़ाना किस प्रकार की प्रक्रिया है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ता है कि साधारण तरीके से हो सकता है? तो हम ये बता रहे हैं न्यायाधीशों की जो संख्या है इसको बढ़ाने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से आप साधारण विधेयक को जिस प्रकार से रखते हैं वैसे ही आप न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने वाला एक आप विधेयक रखिए, जिसे दोनों हाउस से आप सिंपल वे में पास कराइए और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ जाती है। ये बात आपको हमने बताया। ये आर्टिकल 124 का 1 बता रहा था। अब इसके बाद में बताता है आर्टिकल 124 का 2, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है। इसमें मामला थोड़ा पेचीदा है, आज के लेक्चर में वहीं तक की शायद बात हो पाएगी। आर्टिकल 124 का 2, आर्टिकल 124 का जो सेकंड है
वो न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में, अपॉइंटमेंट के विषय में बताता है कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है। इसमें सीधे सीधे एक शब्द है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में एक शब्द है परामर्श। अब मुझे बताइएगा, आपसे मैंने एक बात कही कि मुझे एक कार्य करना था, आपके गाइडेंस की आवश्यकता है। गाइडेंस का एक शब्द होता है परामर्श। इंग्लिश जो गाइडेंस है उसका हिंदी मीनिंग होता है परामर्श। मुझे आपसे परामर्श की आवश्यकता है। तो क्या सामान्य जीवन में परामर्श को मैं बाध्यता में लेता हूं? क्या मतलब आपने मुझे जो बोला कि सर ये काम मत करिए, भाई ये काम मत करो क्योंकि ये गलत हो सकता है, क्योंकि मैंने आपसे पूछा तो आपने मुझे अपने विचार बताए, तो क्या मेरे लिए आपकी कही गई बातें बाध्यकारी है कि नहीं है? स्वाभाविक रूप से आम जीवन में परामर्श का मतलब होता है एक प्रकार से सामने वाले के विचार, जिसको आप मानो या ना मानो, आपके ऊपर पर्सन टू पर्सन क्या रहता है, निर्भर। यहां पर आर्टिकल 124 के सेकंड में कहा गया कि राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा सीजेआई से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श करके न्यायाधीशों की क्या की जाएंगी? नियुक्ति की जाएगी। परामर्श करके की जाएंगी। बात यहीं पर फंस गई। जब परामर्श शब्द का उपयोग किया गया तो वहां पर न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में 3 मामले आए। एक मामला था 1982 का, गुप्ता जी बनाम भारत संघ, एक मामला था 1982। संवैधानिक पीठ बैठी, शब्द कौन सा था? परामर्श वाला। ठीक है भैया, परामर्श जो है इसका मीनिंग क्या है? राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने परामर्श दिया है, तो क्या उस परामर्श को माने या ना माने? मतलब परामर्श केवल अपना एक विचार है कि बाध्यकारी मत है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस समय में जो संवैधानिक बेंच थी 5 जजों की, उसमें उन्होंने कहा कि परामर्श जो है वो एक सलाह है, जिसे माना भी जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता है। दोनों कर सकते हैं, मान भी सकते और नहीं भी मान सकते। ये 5 जजों की बेंच ने कहा। इसी के बाद में एडवोकेट लॉबी सुप्रीम कोर्ट में फिर पहुंची, बार एसोसिएशन फिर पहुंचा और 1993 में भारत संघ बना। एडवोकेट लॉबी जो थी वो पहुंची और उन्होंने कहा कि ये जो परामर्श शब्द है इसको फिर से तुम एक्सप्लेन करो। इसके पहले संवैधानिक बेंच ने पहले कह चुके थे कि परामर्श मतलब एक सलाह है जिसको राष्ट्रपति मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। तो यहां पर परामर्श शब्द को मतलब एक प्रकार से जज करने के लिए कि परामर्श शब्द सही है कि गलत है, इस बात को जज करने के लिए संवैधानिक बेंच जो 5 जजों की होती है उसमें यहां पर 9 जजों की बेंच बैठी। पहले में 7 जजों की बेंच बैठी थी जिसने 5-2 के बहुमत से निर्णय दिया था, और यहां पर 7-2 के बहुमत से यह निर्णय दिया कि जो परामर्श शब्द है वो बाध्य है। मतलब यहां पर परामर्श बराबर से क्या बोल दिया गया? बाध्यता। मतलब राष्ट्रपति को सीजेआई के द्वारा दी गई रिकमेंडेशन जो है वो मानना बाध्य है, ये कह दिया सीजेआई के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी। इसके बाद में क्या हुआ? एक आर्टिकल है अभी आपको पढ़ने को मौका मिलेगा, 143। जब भी सरकार किसी ऐसे मुद्दे पर फंसी हो जिसका संविधान से कहीं ना कहीं लिंक है पर उसकी वो व्याख्या नहीं कर पा रहे क्योंकि कोई व्याख्या है नहीं,
या फिर कोई ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर वो अपने मत को नहीं रख पा रहा, तो ऐसी कंडीशन में वो सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। और सलाह लेने के लिए आर्टिकल है 143। तो यहीं पर क्या हुआ, 1999 में राष्ट्रपति के द्वारा प्रश्न पूछा गया, और प्रश्न पूछा सुप्रीम कोर्ट से। और याद रखिए, जब भी सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति प्रश्न पूछता है आर्टिकल 143 के तहत, तो उसका जवाब देने के लिए संवैधानिक पीठ बैठती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ बैठती है, और जिसमें अधिकतम सदस्यों की, जो पीठों की मतलब जो न्यायाधीशों की संख्या रहती है वो तो पक्का नहीं रहता, पर न्यूनतम 5 तो होती ही होती। और यहाँ पर प्रश्न ये पूछा था कि ये जो सीजीआई जो राष्ट्रपति को सलाह दे रहा है, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सलाह दे रहा है, क्या ये जो सलाह है ये केवल एकल सीजीआई की सलाह है? केवल एकल सीजीआई की तो सलाह नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सीजीआई अपने मन मुताबिक व्यक्ति को न्यायाधीश बैठाए, जिससे योग्यता से ज्यादा भावना जुड़ी हो। मतलब न्यायाधीशों की ऐसी नियुक्ति की जा रही हो जिसमें मुख्य न्यायाधीश उन लोगों को बिठाना चाहता है जिसमें योग्यता नहीं है, परंतु भावनात्मक ज्यादा संबंध ज्यादा जुड़ा। तो इसी बात की चर्चा करने के लिए, इसी बात का जवाब मांगने के लिए प्रश्न पूछा गया। तो यहां पर भारत संघ के द्वारा, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 143 के तहत प्रश्न पूछा गया, और प्रश्न का जवाब दिया कि ना, जो जवाब था, जो आंसर था, वो आंसर ये था कि नहीं, ये जो सलाह है, जो बाध्यकारी है, इसमें केवल सीजीआई शामिल नहीं है, बल्कि उसके साथ 3 वरिष्ठ न्यायाधीश भी क्या है, शामिल है। 3 वरिष्ठ न्यायाधीश भी इसमें क्या है, शामिल है। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब इस 3 वरिष्ठ न्यायाधीश प्लस सीजीआई मिलाकर जो एक दल बैठता था, उसी को कहा गया परामर्श मंडल। परामर्श मंडल, और जिसे ही कहा जाता है कॉलेजियम। और ये कॉलेजियम क्या करेगा, राष्ट्रपति को समय समय पर न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए परामर्श देगा, और न्यायाधीश उन्हीं की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। एक बार भले लौटा सकता है, परंतु दूसरी बार अगर नियुक्ति करने के लिए परामर्श कर भेजा जाएगा, तो न्यायाधीश को की नियुक्ति करना राष्ट्रपति के लिए क्या है, बाध्य। पर अब इसमें ये सब बातें तो बोली, साथ में उन्होंने ये कहा कि ये जो 3 लोग हैं और सीजीआई है, ये लोग मिलकर परामर्श मंडल का निर्माण करेंगे, और यही न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति को। पर इसमें एक बात उन्होंने एक और बात जोड़ दी कि भैया, अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है तो यहां पर किसी भी प्रकार के बहुमत को नहीं रखा जाएगा, बल्कि सर्वसहमति को रखा जाएगा। मतलब ये कहा जा रहा है कि यदि कोई एक व्यक्ति जो न्यायाधीश है इस कॉलेजियम में, किसी फलाना व्यक्ति की नियुक्ति के संबंध में उसकी नेगेटिव विचार है, तो जो परामर्श मंडल है उस व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त करने के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश नहीं कर सकता। इस बात को अच्छी तरह से याद रखिएगा। मतलब एक प्रकार से बहुमत से ज्यादा सर्वसहमति के बिंदु को कॉलेजियम ने ज्यादा माना। अब बात ये हुई कि भैया, हम मोंटेस्क्यू की शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को मानते हैं, और शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत इसलिए रखा गया था क्योंकि जो तानाशाही शासक थे, चाहे आप मिडेवल एरा को देख लो या मिडेवल एरा के बाद में आप एनलाइटमेंट एरा को देख लो, इस समय में या प्राचीन काल को देख लो आप, उस सभी समय में मनुष्य के अधिकार जो थे वो निम्न स्तरीय ही थे। और निम्न स्तरीय होने का कारण था कि जो न्याय करने वाला व्यक्ति था वही न्याय के लिए कानून बनाने वाला व्यक्ति भी था, और वही दंड देने वाला व्यक्ति था, और वो जो कानून है उसको लागू करने वाला व्यक्ति वो भी था। मतलब जो तीनों शक्ति रहती है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों ही एक व्यक्ति के पास रहती थी, जिसके कारण निरंकुशता अपने आप आ जाती थी। इसी बात को हटाने के लिए मोंटेस्क्यू ने एक सिद्धांत दिया जो अमेरिका में लागू हो। भारत में भी मोंटेस्क्यू के सिद्धांत को लागू किया, परंतु क्या किया गया,
दो को एक साथ में रखा गया, गोला गोले के अंदर और एक गोला गोले के बाहर। मतलब एक विधायिका है जिसे हम संसद कहते हैं, और एक है कार्यपालिका जिसे हम सरकार कहते हैं, और एक है न्यायपालिका। ये संबंध है हमारे देश में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में। यदि हम अमेरिका की बात करें तो ये है संबंध वहां पर। तीनों अलग अलग है और एक दूसरे को चेकमेट करते रहते हैं ताकि लोगों के अधिकारों की सुरक्षा होते रहे। अब बात ये आ रही थी कि भैया ये न्यायाधीश जो है ये अपने ही लोगों की क्या कर रहे हैं, नियुक्ति कर रहे हैं कॉलेजियम के माध्यम से, तो ये न्यूट्रल हो सकते हैं कि नहीं। प्रश्न कई बार उठे कि न्यायाधीशों की जो संख्या है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें महिला न्यायाधीशों की भूमिका कम रही आजादी के बाद से लेकर अब तक के, और कुछ परिवारों तक के ही न्यायाधीशों की जो भूमिका रही वो सीमित हो गई। और कई बार ये देखा गया कि कॉलेजियम ने अपने कुछ खास लोगों को ही सुप्रीम कोर्ट में बैठने के लिए आमंत्रित किया। तो इसीलिए क्या हुआ कि कॉलेजियम प्रणाली के ऊपर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह उठने लगे, मोंटेस्क्यू के सिद्धांत के उल्लंघन के आधार पर भी, क्योंकि भैया व्यक्ति जो संस्था है, जो महत्वपूर्ण संस्था है, वो ही अपने विषय में सभी निर्णय ले रही है, तो भैया वो एक प्रकार से न्यूट्रल कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती वो न्यूट्रल। और दूसरा, कुछ ऐसे घटना घटी, उस घटना ने कहीं ना कहीं कॉलेजियम पर समय समय पर प्रश्न चिन्ह उठा दिए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ जो रिकमेंडेशन थी न्यायाधीशों के संबंध में, उसको राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा गया। शायद इंटेलिजेंस इनपुट हो राष्ट्रपति के पास में कि भैया फलाना न्यायाधीश उस योग्य नहीं है जिस योग्य पर आप बिठाने की कोशिश कर रहे हो, पर न्यायाधीश के द्वारा जो रिकमेंडेशन भेजी गई थी कॉलेजियम के द्वारा, फिर से उसी रिकमेंडेशन को फिर से रिटर्न किया और राष्ट्रपति को क्या करना पड़ा, नियुक्त करना पड़ा। इसलिए क्या हुआ, आगे चलकर 2014 में एक आयोग बनाने की बात बोली गई जिसे कहा गया राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014 में, और इसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 120A, 124B, 124C में जोड़ दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इसे जोड़ने की बात कह दी गई। 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जुडिशियली रिव्यू किया, और रिव्यू करने के बाद में उस समय में रिव्यू किया जिस समय में उनकी छुट्टियां रहती थी। जून के समय में, मई जून के समय में उनका वेकेशन रहता है। उस समय में आपातकालीन पीठ को बैठाया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को बैठाया, और उन्होंने कहा कि उस समय में शायद HL दत्तू जो थे, वो जो अभी पूर्व में हमारे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे, उनकी जो अध्यक्षता में जो पीठ बैठी थी, उस उन्होंने 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को क्या किया, असंवैधानिक घोषित करके कहा कि कॉलेजियम के आधार पर ही अभी क्या होगा, किसी भी न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। पर हमेशा कॉलेजियम के ऊपर प्रश्न बनने की संभावना रहती, क्योंकि उसकी न्यूट्रलिटी पर हमेशा प्रश्न उठने की संभावना है, हमेशा संभावना है। भारत की आजादी के 75 साल होने वाले हैं, परंतु अभी तक के एक भी महिला न्यायाधीश हमें भारत की CJI दिखाई नहीं देती। अगर हम न्यायाधीशों में महिला का प्रतिशतमान भी देखें तो हमें नहीं दिखाई देता। तो कई बार हम इस प्रकार की नियुक्ति प्रणाली पर आक्षेप लगते हुए दिखते हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट नकारता है, पर UPSC करता है, उसे पकड़ता है और उसी में से प्रश्न पूछने की संभावना में रहता है। ये तो हो गए न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में। अब हम आपको बताते हैं जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति के बारे में क्या मामला था। जब भारत आजाद हुआ था तो आजादी के बाद से भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो की जाती थी उसमें एक मुख्य न्यायाधीश रहता है, जिसे मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है। ये याद रखिए, मास्टर ऑफ रोस्टर क्या होता है, आपको भी क्लियर होते चलेगा। मास्टर ऑफ रोस्टर, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति में एक है CJI की नियुक्ति, आई की नियुक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट नियुक्ति है।
इसकी जो नियुक्ति की जाती थी 1950 से लेकर 1973 तक के, जिसकी आयु सबसे ज्यादा होती थी, आयु सबसे ज्यादा होती थी, उसी को न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था, सीजे। मतलब भारत में यदि कोई न्यायाधीश है जो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कोई मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश है जिसकी आयु सभी में सबसे ज्यादा है, उसे ही क्या किया जाता था, नियुक्त किया जाता था। अब इसमें आयु को याद रखिएगा, आयु का मतलब यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस से है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आयु 50 वर्ष है, मान के चलिए आपकी आयु 60 वर्ष है, ए की आयु, और बी की आयु 63 वर्ष है। ये जो 60 वर्ष वाला जो व्यक्ति था, इसने 25 साल की उम्र में ही हाई कोर्ट का न्यायाधीश के रूप में इसने वर्क करना शुरू करा, और जो 63 वाला है ये 35 वर्ष की आयु में किसमें बैठा, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बना। तो जब ये 25 से 60 की उम्र में आया तो इसका लगभग 35 वर्ष का क्या है, वर्क एक्सपीरियंस है। और जो तो 65 वाला है, इसका अगर वर्क एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो इसका वर्क एक्सपीरियंस लगभग अगर देखें तो ये बैठता है 28 वर्ष के करीब 28 वर्ष बैठता है। तो इसका वर्क एक्सपीरियंस ए वाले की तुलना में कम है, तो इस संबंध में ए वाले व्यक्ति को क्या किया जाएगा, न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। ऐसा ही वाक्य बना था। दीपक मिश्रा जो थे वो वर्क एक्सपीरियंस में ज्यादा थे, तो उन्हें क्या किया, न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया, और हमें दिखाई दिया वो व्यक्ति न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश बने। तो जो पहले 1950 से लेकर 1973 तक के जो था, वो वरिष्ठ व्यक्ति को, जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते थे, उन्हें ही क्या किया जाता था, नियुक्त किया जाता था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पर इसी दौरान 13 जजों की एक बेंच बैठी थी, पीठ। केशवानंद भारती केस था, नंद भारती केस, केरल सरकार बना केशवानंद भारती केस। और केशवानंद भारती केस में 13 जजों की बेंच ने 7-6 के बहुमत से एक निर्णय दिया, और निर्णय देकर, भले ही सरकार के पक्ष में था, पर निर्णय देकर क्या किया, एक शब्द को सबके सामने रख दिया, और वो था आधारभूत ढांचा। आधारभूत ढांचे की जब संरचना दे दी गई तो उस 7-6 के बहुमत से, जिस समय में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे वो सीकरी साहब थे, और सीकरी साहब के नीचे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनके साथ ही पक्ष में बैठे थे, मतलब जो 7 के जो पक्ष में थे उसमें 3 लोग भी थे जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले थे वरिष्ठता के आधार पर सरकार इस निर्णय से नाखुश थी, इंदिरा गांधी नाखुश थी, क्योंकि इंदिरा गांधी बहुत तेजी से जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे उनकी बातों को लागू करना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दे दिया था, और वो लगातार आर्टिकल 39 के जो आर्टिकल से जिसमें समाजवादी तत्व शामिल थे, उन सभी आर्टिकलों को लगातार बड़ी मात्रा में इंप्लीमेंट करना चाहती थी, कानूनी रूप देना चाहती थी। पर जब आधारभूत ढांचे की संरचना की जब बात बोल दी गई तो सरकार को कहीं ना कहीं न्याय के सामने उपस्थित होना अब बाध्य हो गया कि भैया तुम जब भी कुछ करोगे हम ये देखेंगे कि ये आधारभूत संरचना के अंतर्गत तो नहीं आता है, तुम कोई भी चेंज करोगे कहीं आधारभूत संरचना के अंतर्गत तो नहीं आता है। तो ये सब हुआ सीकरी जी के कारण और उनके बाद के सब लोगों के कारण। तो सरकार ने क्या किया, जो 24 अप्रैल 1973 को जो सीकरी जी रिटायर्ड होने वाले थे, उसके बाद में जो न्यायाधीश बनने वाले थे उन तीनों न्यायाधीशों को छोड़ते हुए 1973 के में क्या किया, एक रेवे करके व्यक्ति थे जो 4th नंबर पे थे, उन्हें न्यायाधीश नियुक्त करा, न्यायाधीश नियुक्त किया। इसी के बाद में 1977 के करीब बेग साहब को भी नियुक्त किया। और ये वही मामले है, ये उसी समय का, याद रखिए, रेवे साहब हेवियस कॉर्पस केस आर्टिकल
आप अगर देखें 32 के संबंध में हेवियस कॉर्पस केस, जिसमें न्यायिक व्यवस्था की बड़ी अभी तक की सबसे प्रमुख अगर कोई बेइज्जती हुई तो वो किस केस में हुई? सुप्रीम कोर्ट पर लांछन लगे थे और इसी के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस लांछन को, इस दाग को धुलने के लिए लगातार कार्य करना शुरू करा और यहीं से हमें दिखाई दिया पीआईएल, और यहीं से न्यायिक सक्रियता की अवधारणा भारतीय न्यायालय में भी हमें दिखाई दी, जो अमेरिकी न्यायालय की खास विशेषता थी। तो जब यहाँ पर रेवे साहब और फिर में बेग साहब को, वरिष्ठ न्यायाधीश को छोड़ते हुए इन लोगों को जब न्यायाधीश बनाया गया राष्ट्रपति के द्वारा, तो प्रश्न फिर उठने लगे और कहीं ना कहीं कार्यपालिका का न्यायपालिका के अंतर्गत जब हस्तक्षेप होने लगा, तो यहां पर फिर बाद में 1982 का जो केस था, जो गुप्ता जी वाला केस था, उसमें इस बात को निर्धारित कर दिया। फिर बाद में 92 के केस में भी ये निर्धारित कर दिया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएंगी, और जब की जाएंगी तो वो कोलेजियम के परामर्श से की जाएंगी, और दूसरा जो सीजीआई की जो नियुक्ति की जाएंगी उसमें वरिष्ठ न्यायाधीशों को ही हमेशा क्या किया जाएगा? नियुक्त किया जाएगा। ये बात को आप याद रखिए। पर भारत के न्यायाधीश, अब याद रखिए, भारत के जो न्यायाधीश है और अमेरिका के जो न्यायाधीश है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। उसे हम कि भैया अमेरिका के न्यायाधीश का कार्यकाल क्या होता है, भारत के न्यायाधीश का कार्यकाल क्या होता है, फिर उन सब की बातें जो है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। यदि आपको नियुक्ति और गठन अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, और शेयर भी करिए ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुँचे और चैनल की भी ग्रोथ हो और आप लोगों तक के अच्छा कंटेंट भी पहुँच सके। थैंक यू।